तो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ ट्रीटमेंट। ओके, तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम लोग किसको करेंगे, जिस पे हम लोगों को एनीमिया दिख गया, ठीक है ना। अब पैथोलॉजिकल एनीमिया जो है जिसमें प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल एनीमिया तो रहता है ये प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन पैथोलॉजिकल एनीमिया जिसमें दिख गया उसको हम लोग क्यूरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। और सबसे पहला हम लोग करेंगे उसको हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन सबको तो नहीं कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग करेंगे किसको, पहली बात हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग करेंगे पहला बात जिसका हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया। आइडियली तो हम लोग को करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन लेवल जिसका लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है उसको हम लोग एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में एनीमिया के पेशेंट इतने अधिक है कि हम लोग को यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। और जिसका 7.9 ग्राम पर डीएल है उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब दूसरा हम लोग किसको एडमिट करेंगे, दूसरा माइल्ड या फिर मॉडरेट पेशेंट है एनीमिया की, या माइल्ड या फिर मॉडरेट एनीमिया की पेशेंट है, प्लस उसको क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है ना। ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। अगर उसको माइल्ड या फिर मॉडरेट एनीमिया है उसको, और उसके साथ साथ उसका क्या है कि मेडिकल प्रॉब्लम भी है, ऑब्स्टेट्रिकल मेडिकल प्रॉब्लम भी है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको हम लोग एडमिट कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि उनका देखभाल सही तरीके से हो सके और हम लोग अच्छे से इलाज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अच्छा, अब इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इसका होता है टू राइज द hemoglobin level as near to the normal as near to the normal as possible, ठीक ना। मतलब हम लोग जो हीमोग्लोबिन लेवल गिर गया है उसको जितना पॉसिबल हो सके नॉर्मल लेवल के रेंज तक लाना है, यही क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं कि चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है। तो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मेरा सबसे पहले डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ एनीमिया पे, ठीक है। एनीमिया कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा मेरा डिपेंड करता है टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम अवेलेबल बिफोर द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले कितना टाइम उसके पास है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वो 34 वीक पे है और एक पेशेंट है जो मान लेते हैं कि 20 वीक पे, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग सा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा डिपेंड करता है एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन पे,
एसोसिएटेड अदर कॉम्प्लिकेशन पे कि और क्या क्या दिक्कत है, इस पर भी मेरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में एनीमिया के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, मतलब कैसे कैसे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है मेरे पास एनीमिया के लिए, ठीक ना। तो आयरन थेरेपी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम लोग आयरन थेरेपी की बात करेंगे, ठीक है ना। आयरन थेरेपी की बात करें तो दो तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पहला होता है मेरा ओरल थेरेपी, मतलब कि मुंह से देना, और दूसरा होता है पैरेंट्रल, मतलब कि डायरेक्ट हम लोगों को बॉडी में इंजेक्ट कर देना, आईवी देना, ठीक है ना। तो पैरेंट्रल 3 तरह से हम लोग दे सकते हैं, या तो आईवी देंगे, ठीक, इंट्रावेनस देंगे, या फिर इंट्रामस्कुलर देंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, बीटी, ठीक है। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ये हो गया हमारा ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लड ट्रांसफर। तो इस तरह से हम लोग आयरन थेरेपी दे के ट्रीटमेंट करते हैं। 2 तरह से हम लोगों का तरीका है, ओरल दे सकते हैं या पेरेंटल दे सकते हैं। पेरेंटल में 3 तरीका होता है, आईवी दे सकते हैं, या फिर हम लोग आईवी दे सकते हैं, या फिर हम लोग आईएम दे सकते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओरल थेरेपी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो एक बार हम लोग और रफली देख लेते हैं कि हम लोग एनीमिया है तो उसको कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वो चार्ट के माध्यम से एक बार हम लोग रफली पहले देख लेते हैं। ओके, मान लेते हैं किसी को एनीमिया है, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे उसको, कि हम जानते हैं कि एनीमिया मेरा 3 तरह से होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है। अब यदि मेरा माइल्ड या फिर मॉडरेट एनीमिया है, ठीक है, तो हम लोग गैस्ट्रेशनल एज देखेंगे, ठीक है ना, गैस्ट्रेशनल एज देखेंगे। यदि जो मेरा फीमेल है उसका गैस्ट्रेशन एज लेस देन 34 वीक है, ठीक, और दूसरा मोर देन इक्वल टू 34 वीक है, ठीक। तो लेस देन 34 वीक है तो उसको जो है हम लोग ओरल चलाएंगे, ओरल आयरन देंगे। ओरल आयरन कितना देंगे? 2 टैबलेट पर डे, ठीक। और यदि मेरी पेशेंट 34 वीक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पैरेंटरल थेरेपी चलाएंगे। अब यहाँ जो ओरल थेरेपी दिए हैं उसको आफ्टर 1 मंथ हम लोग फिर से चेकअप करेंगे इसका। तो 2 यहाँ पे कंडीशन मेरा बन सकता है। पहला कंडीशन बन सकता है कि वो नॉन कंप्लायंस हो। नॉन कंप्लायंस मतलब वो खा नहीं रही है टैबलेट, उसको सूट नहीं कर रहा है टैबलेट, किसी वजह से वो सूट नहीं कर रहा है टैबलेट, तो वो खा नहीं रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंप्लायंस। और एक होता है कंप्लायंस, ठीक है ना। कंप्लायंस मतलब उसको सूट कर गया, वो खा रही है अच्छा से, ठीक है ना। तो यदि उसको ओरल टैबलेट सूट नहीं कर रहा है, खा नहीं पा रही है, तो उसको हम लोग फिर पैरेंटल में जाएंगे। पैरेंटल फिर हम लोग
शिफ्ट करेंगे उसके लिए। और यदि वो कंप्लायंस है, वो खा रही है टैबलेट, तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। अब मान लेते हैं सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, सीवियर कंडीशन में, तो हम लोग उसको देखेंगे सबसे पहले कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन 5 ग्राम पर DL है, या फिर उसका हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन, उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 5 से 6.9 ग्राम पर DL है। यदि वो लेस देन 5 ग्राम पर DL उसका हीमोग्लोबिन लेवल है, तो इन एनी जेस्टेशनल एज, कोई भी गेस्टेशनल एज में उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा देंगे, ठीक है। अब उसका हीमोग्लोबिन लेवल 5 से 6.9 ग्राम पर DL के लेवल में, तो हम लोग उसको गेस्टेशन एज देखेंगे, ठीक है ना, कि वो लेस देन 34 वीक में है या फिर मोर देन या इक्वल टू 34 वीक है, ठीक है। अगर मोर देन इक्वल टू 34 वीक है तो फिर हम उसको डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा देंगे, और यदि लेस देन 34 वीक है तो उसको हम लोग पेरेंटल, तो फिर उस पेरेंटल के साथ जाएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है इस तरह से हम लोगों का एनीमिया में, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मेनली ट्रीटमेंट चलता है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ओरल थेरेपी के बारे में, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे ओरल थेरेपी। हम लोग जानेंगे ओरल थेरेपी के बारे में। तो ओरल थेरेपी में जो जो कंपाउंड मेरा दिया जाता है, ठीक ना, आयरन के फुलफिलमेंट के लिए वो दिया जाता है। सबसे पहले मेरा होता है फेरस सल्फेट। ये जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है ना। ये मेरा 200 मिलीग्राम का रहता है, जिसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन रहता है और 500 mcg जो रहता है वो मेरा फोलिक एसिड रहता है, ठीक ना। तो फेरस सल्फेट मेरा पहला दिया जाता है, दूसरा फेरस ग्लूकोनेट, तीसरा फेरस फ्यूमरेट, फेरस सक्सिनेट। तो ये सब दिया जा सकता है मेरा आयरन थेरेपी में ओरल डोज के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मेरा फेरस सल्फेट यूज होता है, जिसमें कि मेरा जो 200 mg का रहता है, ठीक ना, जिसमें कि मेरा 60 मिलीग्राम जो रहता है वो एलिमेंटल आयरन रहता है, 500 mg रहता है वो फोलिक एसिड रहता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है इसका जो इफेक्ट जो दिखता है, इफेक्ट ऑफ थेरेपी, ठीक ना, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो दिखता है ना, वो दिखता है मेरा आफ्टर 3 वीक। एंड
जो रेट रहता है मेरा इंक्रीज का, ठीक है ना, एंड आफ्टर देन रेट ऑफ increase iron in body equal to 0.7 ग्राम पर DL पर वीक के रेट से जो है मेरा आयरन का मात्रा इंक्रीज करता है, ठीक है ना। देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 वीक के बाद हमको दिखता है बॉडी में, ठीक है ना। और 3 वीक के बाद जो रेट है वो 0.7 ग्राम पर DL पर वीक के हिसाब से, एक वीक में 0.7 ग्राम पर DL बढ़ता है मेरे बॉडी में आयरन की मात्रा, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि ओरल थेरेपी का मेरा साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। साइड इफेक्ट ऑफ ओरल थेरेपी। साइड इफेक्ट ऑफ ओरल थेरेपी क्या क्या हो सकता है। पहला मेरा हो सकता है क्या, गैस्ट्रिक इरिटेशन। दूसरा हो सकता है मेरा इपीगैस्ट्रिक पेन, नोजिया होता है इसमें, वोमिटिंग होता है इसमें, ठीक है ना, नोजिया वोमिटिंग। फिर डायरिया होगा इसमें, ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, और मेटालिक टेस्ट, मेटालिक टेस्ट आता है। ये सब मेरा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, कि डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन दिखेगा, नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक पेन, इपीगैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह, ये सब मेरा साइड इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मेरा आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और कौन कौन सा फैक्टर है जो आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। फैक्टर्स इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। फैक्टर इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, उसमें जो पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा जो हमारा लैक्टेट, तीसरा हो जाएगा मेरा वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। ये सब जो है मेरा आयरन के एब्जॉर्प्शन को, जितने भी खट्टे चीज़ें वगैरह होते हैं, विटामिन सी, वो सब मेरा इंक्रीज कराता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को घटाता है हमारा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें एंटासिड, दूसरा अगर हम बात करें तो मिल्क टेनीज, चौथा फाइटेट, पांचवा ऑक्सलेट। तो ये सब जो मेरा फैक्टर है वो सब मेरा आयरन के एब्जॉर्प्शन को घटाता है, ठीक है।
अब हम लोग आगे देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट एविडेंस बाय, ठीक है ना। कैसे? जो पहला होगा सेंस ऑफ वेलबींग्स, दूसरा जो होगा इम्प्रूव आउटलुक, इंक्रीज एपिटाइट, ठीक ना। चौथा जो होगा मेरा हीमोग्लोबिन लेवल, अगर हम चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। दूसरा हेमाटोक्रिट्स बैक टू नॉर्मल, रेटिकुलोसाइटोसिस विद इन 7 to 10 डेज आपको दिखने लगेगा। तो ये सब जो है हम लोग को पेशेंट में देख के जान सकते हैं कि उसमें जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो काम कर रहा है, ठीक ना। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि ट्रीटमेंट इसमें काम कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट किस कारण से हो सकता है ना। फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट caused by failure of treatment caused by, पहला improper type of anemia, सही बात है, improper type of anemia होगा उसको, मतलब कुछ और एनीमिया होगा और हम कुछ और एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डिफेक्टिव, दूसरा जो होगा मेरा क्या, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन is due to associated gastrointestinal infection। ओके, अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें इसका फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट का, तो पेशेंट फेल टू टेक पिल्स, मतलब पेशेंट आयरन पिल्स ही नहीं। ओके, चौथा अगर हम बात करें concurrent blood loss due to, concurrent blood loss due to किसके वजह से, किसकी वजह से, हुक हुआ इन्फेक्शन
और ब्लीडिंग पाइल्स। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ erythropoiesis, inhibition of erythropoiesis ड्यू टू इन्फेक्शन। छठा में अगर हम बात करें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ फोलेट डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये सब कारण हो सकता है मेरा ट्रीटमेंट का फेल होने का। क्या? सबसे पहले कि वो कुछ दूसरे तरह का एनीमिया हो सकता है, हम लोग गलत उसको डायग्नोज कर लिए। दूसरा हो सकता है कि उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है सही से, डिफेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक ना। तीसरा जो है मेरा हो सकता है कि पेशेंट ले ही नहीं रही है। चौथा हो सकता है कि कॉन्करेंट ब्लड लॉस हो रहा है ड्यू टू मेरा क्या बोलते हैं हुक ऑफ इन्फेक्शन, या फिर हम बात करें तो क्या बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। पांचवा नंबर की अगर हम बात करें तो इरेथ्रोपोइसिस में डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। छठा में अगर हम बात करें तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ फोलेट मतलब डिसऑर्डर हो सकता है, या फोलेट का मेरा डिफिशियंसी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट का कॉज कर सकता है। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका क्या है। तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है मेरा पेशेंट इंटॉलरेंस ऑफ आयरन, ओरल आयरन। ओरल आयरन के लिए वो इंटॉलरेंस है। दूसरा जो हो सकता है इफ पेशेंट इन एडवांस फेज ऑफ गेस्टेशन, यदि वो एडवांस फेज ऑफ गेस्टेशन में है, ठीक है ना, मतलब वो उसका टाइमिंग जो 34 वीक से ज़्यादा हो गया, तो उस समय हम लोग ओरल तो नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक ना। 34 वीक से यदि ज़्यादा हो गया उसका टाइम तो इसका कोई कंट्राइंडिकेशन। तो यहाँ हम लोग ओरल थेरेपी के बारे में देख लिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।